हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी 93 पर। आज हम सभी अध्याय फर्स्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना वास्तविक विभाजन प्रक्रिया के दिखाओ कि परिमेय संख्या 6/1250 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे संख्या दी हुई हो, जब इसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे दिया हुआ है 6/1250, तो सबसे पहले क्या करना होता है, नीचे की संख्या देखनी होती है। जो नीचे हर में संख्या दी हुई है 1250, सबसे पहले इस 1250 के गुणनखंड करिए। दो से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे, 125 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 होगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसके गुणनखंड हुए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6/1250 को 2⁴ इंटू 5⁴। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, देखिए जैसे किसी भी संख्या के जो हर है, हर के गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में आते हैं तो वो संख्या जो होती है वो हमारी दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। अगर उसके गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये तो था दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा ये जानने के लिए। इसके अलावा इसी में एक टॉपिक और आता है, कह देता है प्रश्न की दशमलव प्रसार कीजिए। तो दशमलव प्रसार कैसे कहते हैं, इसी में हम ये भी समझते हैं। अगर इसकी जैसे 2⁴ नीचे थी, 5⁴ थी, इसकी हम अगर घातें बराबर करेंगे नीचे की, तो 2⁵3 से ऊपर गुणा करेंगे और 2⁵3 से नीचे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6 गुणे 2⁵3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 2⁵3 और 1 4 इंटू 5⁴। अब देख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 और 6 गुणा करेंगे 48 बटे 2 पंचे 10⁴। अब जो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम हैं 48 बटे 10⁴ को 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखा जाता है। 10⁴ मतलब होता है 10,000, ठीक है, 10 की 4 बार गुणा। अब जो इसका 1 2 3 4 जीरो काटेंगे तो इसमें हम 4 संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, लेकिन हमारे पास तो 2 ही संख्याएं थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो आगे बढ़ा करके तब दशमलव लगा लेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार बेटा होगा वो होगा 0.0048 ही होगा, ठीक है। अब फिर से दोबारा समझिए, दो संख्या को सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, क्या किया जाता है, उसके गुणनखंड किए जाते हैं हर के गुणनखंड करके ये देखा जाता है कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। उसके बाद में ये देखने के दशमलव प्रसार उसका करने के लिए नीचे की जो संख्या होती है उसके हर बराबर किए जाते हैं, जैसा कि हमने बराबर किया हुआ है। हर बराबर करके जैसे हमने 2⁵3 से नीचे गुणा की, 2⁵3 से ऊपर गुणा की, तो फिर हमने हर बराबर करके 48 बटे 10⁴ आया। 10⁴ मतलब 10 की 4 बार गुणा कर दी, 10,000 आ गया। तो नीचे 4 जीरो थे, जब चारों जीरो को काटेंगे हम तो ऊपर 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 4 संख्याओं के बाद दशमलव भी लगा दिया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है, सिद्ध करो कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो संख्या परिमेय संख्या होती है, और जिसका हर शून्य ना हो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है।
सबसे पहले लिखेंगे माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा ध्यान से, तो हम मान लेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है ये बराबर है a बटे बी के। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप a बटे बी भी मान सकते हो और p बटे क्यू भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस a बटे बी को इधर ले आएंगे तो माइनस का a बटे बी बराबर माइनस का अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 3, अर्थात 5 की b के साथ गुणा करेंगे तो 5b माइनस a बटे बी बराबर किसके आ गया, अंडर रूट 3 के। तो हमारा इसे ऐसे प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बराबर आ गया 5b माइनस a बटे बी के। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे एक थ्योरी छोटी सी लिखनी होती है कि जो ये 5b माइनस a बटे बी यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह एक संख्या परिमेय संख्या है। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो इन दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जब इनके बीच में बराबर का निशान लगा हुआ था तो अंडर रूट 3 जो था ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, किंतु इस बात का विरोधाभास है, किंतु इस बात का विरोधाभास है। किंतु इस बात का विरोधाभास है क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु इस बात का विरोधाभास है क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और जब बेटा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने लिखा कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, जब अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी तो 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन। तो आज हम सभी फर्स्ट चैप्टर जो है, पहला अध्याय जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लगभग मेरी समझ से उसमें 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने सभी को अच्छे तरीके से वीडियो ढूंढ के लिख लिया है। तो आज हम उन सभी सवालों को आपको बताने वाले हैं। जैसा कि ऐसा ही कुछ एक और सवाल है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे जब इसे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना कि अंडर रूट 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 जो है वो बराबर होगा p बटे क्यू के। जो अंडर रूट 3 है वो बराबर होगा p बटे क्यू के। तो इसको हम अगर वर्ग कर दे दोनों पक्षों का, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा p बटे क्यू का स्क्वायर, या कह लीजिए 3 बराबर होगा p स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर के। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और p स्क्वायर बटे क्यू का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, तो इसको बेटा इस प्रकार से लिख सकते हैं 3q बराबर p स्क्वायर बटे क्यू। 3q बराबर लिख सकते हैं
p²/q। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा क्या लिखने जा रहा हूँ मैं। 3q एक पूर्णांक है, 3q एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 3q एक पूर्णांक है लेकिन p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो 3q जो है वो बराबर नहीं होगा p²/q के, और ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होंगे, अतः √3 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात वह एक अपरिमेय संख्या होगी। जब 3q बराबर नहीं होगा p²/q के, तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात वह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या इतनी बात समझ आ गई सभी के? तो अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। किस व्याख्या करो कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 और +2 × 11 एक भाज्य संख्या है। आप सभी को ये व्याख्या करनी है कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 +2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो देखिए ध्यान से कैसे समझेंगे इसे, कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे इसे जब हम। तो सबसे पहले सब प्रश्न को लिख लेंगे। 17 × 5 × 11 × 3 × 2 और +2 × 11 ये दिया हुआ है। देखिए दोनों तरफ आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या आपको दोनों तरफ मिलती है। तो 2 और 11 इधर भी है, 2 और 11 इधर भी है, तो हम दोनों तरफ से 2 और 11 को कॉमन निकाल लेंगे। तो बचेगा 17 × 5 × 3, 17 × 5 × 3, और इधर बच जाएगा +1। तो 11 और 2 की गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। 17 की गुणा करिए 5 7 में, 5 7 35 के 5 से आया 3, 5 कम 5 5 3 8, 17 5 85 × 3 और +1 22, 85 की 3 के साथ गुणा कर देंगे, 53 15 का 5, 3 8 24 और 1 25 +1। तो आ गया हमारे पास 22 × 255 को एक साथ जोड़ देंगे 256। अब देखिए ध्यान से, आपको ये व्याख्या करनी थी कि यह एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले समझिए भाज्य संख्या होती क्या है। जो संख्या एक को और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी कट जाती है या विभाजित हो जाती है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और जो संख्या एक को व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखो ये संख्या जो भी आई, तो ये आ गई 22 × 256। अब ध्यान दो, जैसे 22 × 256 आया तो 22 और 256 जो है ये आपका कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो इसमें लिखोगे यह भाज्य संख्या है। इन दोनों की आपस में गुणा करना कोई आवश्यक नहीं है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक व स्वयं को छोड़कर, क्योंकि यह एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित है।
यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह जैसे एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित है। जैसे संख्या 11 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, तो अन्य संख्याओं से विभाजित है, तो ये कैसी संख्या होगी? यह एक भाज्य संख्या है या होगी। बात समझ में आ गई? अब देखो सही ध्यान से अगला प्रश्न देखेंगे जो कि सवाल नंबर 5 है। देखो मैं आज आपको सभी फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो सभी ध्यान समझते जाइए। और जो भी कोई दिक्कत लगती है या कोई परेशानी होती है या समझ नहीं आता कहीं पे है, तो आप कमेंट्स में हमको बता सकते हैं। अपने कमेंट्स में आप लिखेंगे जो भी समस्या होती है। अपने चैनल को सभी अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें और अपनी वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स आपके पढ़ने वाले हैं, दो आपके दोस्त लोग हैं पढ़ने वाले, साथ में फ्रेंड्स लोग हैं, उनके साथ अपने वीडियो को शेयर करें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे बहुत ही ध्यान समझेंगे। दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 426 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको 426 और 576 का मासा ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। देखो ये विधि एक भाग दे करके भी लिखी जा सकती है और एक गुणनखंड टाइप से करके भी लिखी जा सकती है। तो भाग दे करके लिखने वाली जो विधि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। देखो कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 426 और 576 में छोटी संख्या देखिए कौन सी है। तो जैसा कि देख रहे होगे 426 जो है ये छोटी संख्या है, 576 जो है वो 426 से बड़ा है। तो हम 426 से भाग दे देंगे 576 को। अब ध्यान से देखें सभी, 426 से जब भाग देंगे 576 को, तो सबसे पहले एक बार पढ़ा जाएगा। तो 426 का एक बार पढ़ा लेगा, 426 से कम 426, 6 में से 6 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, तो हमारे पास आया 150। अब 426 का पहाड़ा तो 150 में जाएगा नहीं, तो 150 से फिर से भाग दीजिए 426 को, जिससे आपने भाग दिया था। तो 426 भाग देंगे तो आप पढ़ा जाएगा 2 बार, तो 150 दूनी हो जाएगा 300, फिर घटा दीजिए 6, 2, 4 में से 3 गया 1 बचा, 126 से फिर भाग दीजिए 150 को। यही क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। 126 से भाग देंगे तो 126 से कम 126 हो गया। अब बचा हमारे पास में 24 से भाग देंगे 126 को। तो देखिए ध्यान से, जब हम 24 से भाग देंगे तो 24 पंचे होता है, 24 का पहाड़ा 5 बार ले जाएंगे तो 120 होता है। 24 पहाड़ा 5 बार ले जाएंगे तो 120 होता है। तो हो गया 24 पंचे 120, घटा देंगे 6 बचेगा। अब 6 से भाग देंगे 24 को, तो 6 चौको 24। अब ध्यान दो बच्चों, जो संख्या इस तरह से भाग देने पर लास्ट में जिससे संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वही संख्या हमारी जो होती है वो एचसीएफ होती है। जैसे देख रहे होगे लास्ट में 6 से 24 पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो जो बच्चों एचसीएफ होगा इसका, हिंदी में बोले तो मासा, वो क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे जो कि नीचे दिखाई दे रहा आपको है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, मतलब दो संख्याएं आपको दी हुई हैं 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ आपको दिया है 9 और एलसीएम दिया हुआ है, तो आपको निकालना है। तो बच्चों इससे प्रश्न को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसे बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ,
सबसे पहले ध्यान दें, जब दो संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ हो तो एक सूत्र लगाया करें। जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना, तो सूत्र लगा दें एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। ध्यान दें बच्चों, एलसीएम निकालना था तो हमको एलसीएम सूत्र लगाएंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है 306 इंटू सेकेंड नंबर आपको दिया हुआ है 657 बटे एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो अब 9 से काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौकू 36। तो एलसीएम जो आया वो आपका आया 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। जब हम 34 गुणे 657 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,338। गुणा करके देखिएगा, 34 और 657 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सभी की समझ में आ गई। देखिए, मैं प्रत्येक प्रश्न को समझा रहा हूँ, अगर कोई फिर भी दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध करो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस तरीके का एक सवाल अवश्य पूछा जाता है कि सिद्ध करो ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस तरह का जो एक सवाल होता है वो अवश्य आपको पेपर में मिलेगा। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरह का सवाल एक आपको पेपर में अवश्य मिलेगा, तो इस तरह के प्रश्न को अवश्य ध्यान समझें। जैसे दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए, पहले लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो इसे आप ऐसे भी मान सकते हैं 3√3 बराबर r, ठीक है। लिख सकते हैं 3√3 बराबर r। तो √3 बराबर होगा r/3, √3 बराबर होगा r/3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, r/3 एक परिमेय संख्या है, r/3 एक परिमेय संख्या है, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो r/3 है वो एक परिमेय संख्या है, किंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, तो √3 बराबर नहीं होगा r/3 के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 बराबर नहीं है r/3 के। जो 3√3 है ये बराबर नहीं होगा किसके, r/3 के। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। जब 3√3 बराबर नहीं है किसके, r/3 के। अतः एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे 3√3 केवल 3√3 बराबर नहीं होगा किसके, r के। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। जब ये 3 इधर चला जाएगा तो इसके नीचे 3 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए,
अंडर रूट 3 बराबर नहीं था किसके, r/3 के, तो ये जो 3 था इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो 3 अंडर रूट 3 बराबर किसके आया, r के, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अतः 3 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न जो है बिल्कुल सरल है। देखो जो संख्याएं दी हुई हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अंडर रूट 15 में कह रहा है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी, दो जिस संख्या का रूट हट जाए और एक p/q के रूप में संख्या को लिखा जा सके वो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो देखो अंडर रूट 2 का रूट नहीं हट सकता है, अंडर रूट 3 का रूट नहीं हट सकता है, अंडर रूट 15 का रूट नहीं हट सकता है, लेकिन अंडर रूट 9 को लिखा जा सकता है 3। तो इसलिए इसमें जो परिमेय संख्या होगी, इसलिए जो इसमें परिमेय संख्या होगी वो होगी अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 होगी और जिसे हम लिख सकते हैं 3। ध्यान दीजिए बच्चों, अंडर रूट 9 जो संख्या है इसका रूट हटाया जा सकता है क्योंकि अंडर रूट 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, इसलिए ये संख्या परिमेय संख्या होगी। अन्य संख्याएं जो हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी क्योंकि उनका रूट जो हटाना संभव नहीं होगा। तो ये बात समझ गए। अब इसी क्रम में हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न समझते हैं, सवाल नंबर 9, जो कि ये दिया हुआ है आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए जो भी आज प्रश्न आप सभी पढ़ रहे हैं ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे ध्यान समझिए ताकि आपको ये हमेशा कार्य आने वाले प्रश्न हैं, ये हमेशा आपके यूज में आने वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a की वैल्यू x की पावर 3 y² y की पावर 2 एंड b की वैल्यू और b की जो वैल्यू है वो x y की पावर 3 है, तो मासा ज्ञात कीजिए a और b का। तो a बराबर दिया, बहुत सरल प्रश्न है, a बराबर दिया हुआ है x³ y² और b बराबर दिया हुआ है xy3। तो सबसे पहले xy2 x3y², तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो कितनी बार है, 3 बार है, और y कितनी बार है, 2 बार है, तो y गुणे y हो गया। ठीक है, b xy3 मतलब x 1 बार और y कितनी बार है, 3 बार है, तो y गुणे y हो गया। अब देखिए ऊपर a जो था, अब आपको बेटा निकालना है मासा। किसका मासा निकालना है, a और b का। जो मासा को इंग्लिश में बोलते हैं HCF। ठीक है, HCF मासा को बोला जाता है। और बेटा HCF आपको ज्ञात करना है, तो HCF का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में मिल रही होती है वही आपका HCF होगी। तो x जो ऊपर वाले में x है 3 बार, y है 2 बार, नीचे तो ऊपर और नीचे x 1 बार मिल रहा है, ऊपर y 2 बार है, नीचे y 3 बार है, लेकिन दोनों में अगर मिलने की बात की जाए तो y सिर्फ 2 बार मिलेगा क्योंकि ऊपर तो भाई 2 ही बार है, तो 2 बार ये और 2 बार ये हो गया। इसमें x 1 बार ये 1 बार ये x हो गया, तो आपका आ गया इसका मासा xy², ये हो गया a और b का मासा। तो इसी क्रम में लास्ट प्रश्न समझते हैं, सवाल नंबर 10, जो कि बहुत बढ़िया बहुत सरल प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब मासा और लासा ज्ञात करना आपको है 6, 72, 120 का। तो बहुत ध्यान समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सभी के गुणनखंड कर लो अलग अलग। 6 के गुणनखंड होंगे 2 3 6, 3 1 कम 3। 72 के गुणनखंड कर लीजिए, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। और 120 के गुणनखंड होंगे
2 छंग 12, 2 तिये 6, 15 दूनी 30, 3 15, 5 एकम 5। चेक कर लीजिए दोबारा। 2 तिये 6, 72 को 2 36 दूनी 72, 18, 9, 3 1, 120 के 60, 30, 15 दूनी 30, 3 15, 5 एकम 5। अब देखिए बच्चों, जैसे कि 6 के गुणनखंड आए 2 गुणे 3, 72 के गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 120 के गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आ गए। अब ध्यान समझिए, अब आपको निकालना क्या है, मासा निकालना है और लासा निकालना है। मतलब आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ मतलब मासा होता है जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों मिल जाए वो होता है मासा। जैसे कि आप 6 देख रहे हो, 6 के गुणनखंड दिए हुए 2 गुणे 3। अब देखो 6 72 120, तीनों में जो कॉमन मिलेगा वो मिलेगा 2 एक बार और 3 एक बार। 2 एक बार मिलेगा, 3 एक बार मिलेगा, तो जो बेटा मासा होगा वो 6 हो जाएगा। लासा देखिए, 2 अधिकतम बार है 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 जो अधिकतम है वो है 2 बार, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 5 है एक बार, तो गुणे 5 हो जाएगा। इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, तो 72 गुणे 5 मतलब 5 दूनी 10 का 0, 5 सती 35 और 1 36, तो जो लासा आ जाएगा वो आ जाएगा 360। ध्यान दीजिए सभी बच्चे कि जो इसका एचसीएफ जो मासा हुआ वो 6 आया, और जो एलसीएम लासा हुआ वो 360 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी ने पढ़े अध्याय फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ये जितने भी प्रश्न थे सभी पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, हमेशा काम में आने वाले प्रश्न हैं। इनको आप हमेशा अच्छे से तैयार रखेंगे, और सभी अपने चैनल को स्टडी 93 को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और उनसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा वो कमेंट्स में अपना नाम लिख करके ज़रूर कमेंट्स करे, तो मुझे कम से कम पता तो चले कि किस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और प्लस जो भी कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या कोई संबंधित ऐसी कोई समस्या होती है, तो वो अपने कमेंट्स में बता सकता है कि ये समस्या हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल मैं सभी आपके हाई स्कूल के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं प्रति चैप्टर वाइज जो पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर था आपने वास्तविक संख्याएं के आज प्रश्न पढ़े हैं, ऐसे ही सभी लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट लेसन हैं, लेसन के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी को मैं आपको हल कराऊँगा और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों स्टडी 93 अपने चैनल पे, इसलिए सभी अधिक से अधिक अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।